आज की ये वीडियो आधारित है रामद्रोहियों के ऊपर। तो राम का द्रोह तब शुरू नहीं हुआ जब राम के मंदिर गिरे थे। राम का द्रोह तब शुरू हो गया था। तो रामद्रोहियों का इतिहास बहुत पुराना है। और इस वाली नाम में सबसे पहला नाम आता है बुद्धिस्टों का। ध्यान रहे, बुद्ध नहीं बोला, बुद्धिस्ट बोला। जो दुनिया के पहले स्लीपर सेल थे और इनका काम था शक और हूनों को बुलाना। और अक्सर मंदिर, पुराने जमाने में मंदिर इकोनॉमी के केंद्र हुआ करते थे, तो बड़े आसानी से हमलावरों के निशाने पे आ जाया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जेके जेनोसाइड तक कुछ भी नहीं बदला। एक पैटर्न जो हमेशा फिक्स रही, मंदिरों पे हमले करना, मंदिरों को लूट लेना। तो बाबर सिर्फ उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिश्चियन और मुसलमान यानी इन्वेडर, जो इन्वेडर भारत में आए, उन्होंने मंदिरों पे हमले करे। उनका पर्पस था लूटना और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाना। बाबर या औरंगजेब किसी एक ने मंदिर तोड़े थे और ब्रिटिश ने उसमें लैंड डिस्प्यूट का मैटर क्रिएट कर दिया। ये बिलीफ का मैटर था, उसने उसने लैंड डिस्प्यूट का मैटर क्रिएट करा। क्योंकि क्रिश्चियन ये काम बहुत आसानी से कर रहे थे। उन्होंने इजराइल के अंदर भी यही करा था, भारत के अंदर भी उन्होंने यही करा। वह प्रगट कृपाला वाली केस के बाद इस हासिम अंसारी नाम के दर्जे ने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी और इसने दूसरी कंप्लेंट डाली 1961 में। इतने सालों का इसने गैप लिया। इस दर्जे को यह पता था कि भारतीय कानून के अंदर लूप होल्स क्या है। उस जमाने में जो सिविल केस हुआ करते थे उसमें 15 सालों का टाइम होता था। तो इसने 15 साल आने के बिल्कुल पास में उसने कंप्लेंट डाली ताकि डेट काफी लंबी लंबी पड़ सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे कोर्ट भी अपराधी है, जिसके बारे में बाद में बातें करते हैं। एक देश जो धर्म के नाम पे विभाजित होते हैं, उस देश के अंदर वक्फ बोर्ड होना खुद ही एक इलीगल सी बात है। जब देश अलग हो गया तो फिर मुसलमान और वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में रह कैसे गए? ये नेहरू की गलती थी। नेहरू की गलती थी, नेहरू की साजिश थी, नेहरू का अपराध था, जो भी था। तो वक्फ बोर्ड ने अपने फंड उठाए 1961 में। तो वक्फ बोर्ड ने हासिम अंसारी के साथ और हासिम अंसारी से बाकी लोगों के साथ मिलकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से इसने कोर्ट में केस डाली। और उसके बाद ये एक सेंट्रल, एक नोडल एजेंसी बन गई, जिसके पास गल्फ से पैसे आते रहे ताकि वो राम जन्मभूमि के केस को लटका सके। फिर 1949 पे एक और भी गैंग आते, पेरियार गैंग। तो ये आप ये देखेंगे कि इस टाइम पे भारत की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, कुछ लोग थे जो भारत में धार्मिक पुनरुत्थान की बातें करते थे, जो हिंदू रिवाइवल की बातें करते थे। और उन्हें छोड़कर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो ब्रिटिश के दलाल थे या ब्रिटिश एजेंट पे थे। जैसे आप इस फोटो में देखोगे, दो लोग हैं, बी आर अम्बेडकर और पेरियार। कोइंसिडेंस है कि ये दोनों लोग साइमन कमीशन के 3 दलालों में से 2 लोग थे। साइमन कमीशन के 3 दलाल थे, 3 में से 2 दलाल तो यहाँ पे है। एक दलाल है छोटू राम, हरियाणा का। तो ये लोग अंग्रेजों के गुड बुक में थे और कभी किसी ने इन्हें पूछा कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि अंग्रेजों के गुड बुक में थे। इन सब ने मिलकर क्या करा, एक इकोसिस्टम बनाई। और वो इकोसिस्टम ऐसी थी कि जहाँ पे आप मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाए और मंदिर से पैसे निकालकर मस्जिद और चर्च बनाए, लेकिन आप उसी मंदिर के पैसे निकालकर उसी मंदिर की पुनर्स्थापना नहीं कर सकते, उसी मंदिर की रेनोवेशन नहीं कर सकते। ये बातें इस इकोसिस्टम ने फैलाई। और कमाल की बात देखिए कि उस शासन ने इस बात को मान भी लिया और हिंदू समाज इस बात को इतने सालों तक बर्दाश्त भी करता रहा कि मंदिर के पैसों से मस्जिद बने वो ठीक है, मंदिर के पैसों से चर्च बने वो ठीक है, मंदिर के पैसों से हेल्थ सब्सिडी हो वो भी ठीक है, मगर मंदिर के पैसों से मंदिर का पुनरुत्थान नहीं हो सकता। और इस गैंग को लीड करता था पेरियार। आप देखोगे, पेरियार वो बंदा था जिसने अपने से 38 साल छोटे अपने दोस्त की बेटी से शादी करी थी। ये तो इसकी मॉरल स्टैंडिंग थी। और एक प्रधानमंत्री जो राम मंदिर का सर्टिफाइड अपराधी है, नेहरू, और उसकी लड़की, दोनों दोनों ही प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों ने राम मंदिर से द्रोह करा, दोनों ही रामद्रोही थे। इसने तो खुद लिखा है कि वो जन्म से एक्सीडेंटली हिंदू है, बाकी एजुकेशन से क्रिश्चियन है और बिहेवियर से मुसलमान है। जब राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ की रिनोवेशन में गए तो इस आदमी का उससे इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि उसने उनको मना भी करा और उसने ये भी लिखा कि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। और वो झगड़े जो नेहरू से शुरू हुए थे वो झगड़े कभी खत्म नहीं हुए। और सोमनाथ मंदिर के रिनोवेशन में जाने की सजा ये मिली कि इसने उनको कोई रहने का घर नहीं दिया दिल्ली के अंदर में। भारत का पहला राष्ट्रपति, उसके पास दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं थी रिटायरमेंट के बाद। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि नेहरू को धार्मिक पुनरुत्थान बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इंदिरा गांधी के ज़माने में 2-3 बातें होती है। इंदिरा गांधी के टाइम पे 2-3 बातें होती है। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है 1973 में और इसका काम होता है भारत के अंदर इस्लामिक कानून फैलाना, यानी कि संविधान के अंदर शरीयत को मान्यता दिलाना। एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक एनजीओ थी, ये एक एनजीओ थी हैदराबाद की। तो एक प्रधानमंत्री ने एक एनजीओ को ये हरकतें करने कैसे दी? और यही नहीं, फिर बाद में सिमें बनती है। सिमें जब बनती है, जब तो एक बेवकूफ़ सा आदमी मोरारजी देसाई अपना प्रधानमंत्री होता है, लेकिन बाद में उसने अपना मेजर कार्यकाल, जो उसका मेजर मेजर एक्टिविटी थी, वो इंदिरा गांधी के ज़माने में पूरी हुई। लेकिन इंदिरा गांधी ने ना तो सिमी को बैन करा, ना ही उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन करा।
और ये वो लोग थे जो मस्जिद के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे गल्फ से पैसे मंगाते रहे, हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करते रहे और भारतीय सत्ता चुपचाप खामोश होकर इसे देखती रही। राम मंदिर का इशू 1973 के आसपास सॉल्व हो सकता था। क्यों? बीबी बीबी लाल थे। बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि यहाँ पे 8वीं शताब्दी के किसी मंदिर के निशान है। केस किस बात के ऊपर था? केस था कि 16वीं शताब्दी में कोई मंदिर टूटी है क्या? और बीबी लाल ने बताया 16वीं छोड़ दो, 8वीं शताब्दी के अवशेष है यहाँ पे। और ये बातें इंदिरा गांधी ने जब उसने सबमिट करी तो इंदिरा गांधी ने वो चीजें इरफान हबीब के साथ शेयर करी और इरफान हबीब ने इंदिरा गांधी से ये कहा कि जब तक वो ग्रीन सिग्नल ना दे इसके ऊपर कोई काम ना करे। और इरफान हबीब ही आज जिंदा है और ये उसके साथ जो लेडी टेररिस्ट है वो भी जिंदा है, रोमिला थापड़। इस गैंग ने 30 सालों तक इकोसिस्टम बनाया और ये कोशिश करा कि ये मामला कोर्ट तक जाए ही नहीं, ये मामला कोर्ट तक ना जाए, ना ही कोर्ट में इसके फैसले हो। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल जो कह रहा था कि 2019 के चुनाव के बाद ही इसके फैसले होने चाहिए, वो इसे गैंग, ये सारी मेंटेलिटी इसे गैंग ने कल्टिवेट की थी। इस आदमी को आप बहुत कम जानते होंगे, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये बिहार का है, जनता दल यूनाइटेड का, पैदा रांची में हुआ था, साबुद्दीन। तो फिर इसे इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों मिल रही? इसलिए क्योंकि इसने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी। कब? अगर आपसे ये सवाल करा तो आप सोचोगे शायद 92 के बाद बनाई होगी ना, इसने 1986 में बनाई थी, यानी 6 साल पहले। 6 साल पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी और बाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 92 के बाद हिंदुस्तान में हुए सारे ही दंगों में या तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करा या फिर लीगली कंट्रीब्यूट करा या फिर मैन पावर प्रोवाइड करे, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करे। इन्हें ऐसा लगा कि 415 सीट लाने वाली कांग्रेस के ऊपर अगर ये हावी हो सकती है तो ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं कर सकते। तो ये राजनीति का राखी संबंध था। देवीलाल से रिश्तेदारी थी, देवीलाल ने प्रमोट करा, इसने देवीलाल को डिच करा। मुलायम सिंह ने इसे सपोर्ट करा, इसने मुलायम सिंह को डिच करा। राजीव गांधी के शासनकाल में वित्त मंत्री था, इसने राजीव गांधी को डिच करा। ये पब्लिक लाइफ में कुछ कहता, पर्सनल लाइफ में कुछ कहता, ये तक कंफ्यूज बंदा था ना कि इसने जितना नुकसान अपना नहीं करा उससे ज्यादा नुकसान इसने राम मंदिर का करा। राम मंदिर में इसने नुकसान कैसे करा? तो दो तरीके थे। एक तो इसे पता था कि विश्व हिंदू परिषद राम रथ यात्रा नाम से कोई चीज निकालने वाली है जिसमें सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसने सोचा अगर हिंदू इससे पहले कि विश्व हिंदू परिषद अपनी यात्रा शुरू करे, अगर हिंदुओं को हम डिवाइड कर दे तो इसने मंडल कमीशन लागू कर दी। इसने मंडल कमीशन लागू कर दी और हिंदुओं को डिवाइड कर दिया। अगर मंडल कमीशन नहीं होती तो शायद राम मंदिर का मसला 1980s में ही सॉल्व हो जाता। तो इसने उस राम मंदिर को 30 साल आगे के लिए लटका दिया। इसके साथ और कहानी में एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की। लेकिन लालू प्रसाद यादव, वीपी सिंह दोनों एक ही थे। वीपी सिंह लालू यादव वीपी सिंह का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। और ये वो लालू यादव था जो कर्पूरी ठाकुर को पब्लिक प्लेस में कहता था ये हमारे मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, और प्राइवेट लाइफ में कहता था कपटी ठाकुर है। तो कर्पूरी ठाकुर प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ में, कपटी ठाकुर प्राइवेट लाइफ में। ये लालू प्रसाद का कैरेक्टर था जो बिल्कुल वीपी सिंह से मैच करता था, दोनों एक जैसे थे। तो राम रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन उसके पहले 19 अक्टूबर को ये रांची पहुंचती है और वीपी सिंह यहाँ से खेल कर जाते हैं। वीपी सिंह को लगा कि शायद ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह यादव अडवाणी को गिरफ्तार करे और वो सेकुलरिज्म का बादशाह बन जाए। अगर वो बन भी जाता तो इसमें अगर वो बन भी जाता तो वीपी सिंह का नुकसान क्या था? लेकिन वीपी सिंह ने लालू यादव को फोन करा और उससे कहा कि तुम्हें सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने का एक मौका देती है। इसने पूछा कैसे देती? उसने कहा अडवाणी को गिरफ्तार कर लो। लेकिन अडवाणी को गिरफ्तार करना कोई एक मिनट का काम तो था नहीं। तो 19-20 तारीख की रात जो बातें होती है उसे इम्प्लीमेंट करने में लालू यादव को 3 दिन और लग जाते हैं। तो 23 अक्टूबर को इसने अडवाणी को गिरफ्तार करा और ये सोचा कि रथ यात्रा यहाँ पे रुकी। आप देखेंगे ये रथ यात्रा का रूट है और अगली स्लाइड इसी रूट से कनेक्टेड है। आप देखेंगे 25 सितंबर को सोमनाथ से यात्रा शुरू होती है और इसका पर्पस होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जितने भारत को वो कवर कर सकते हैं उतने को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले। तो आप देखेंगे जब यात्रा सोमनाथ से चलती है दिल्ली तक आपको लगातार एक लाइन दिखेगी और दिल्ली के बाद रांची, बीच में कोई लाइन नहीं है, क्योंकि दिल्ली से रांची ये लोग फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, जो भी गए रथ यात्रा में नहीं गए। और फिर वहां से वापस रथ यात्रा रांची से स्टार्ट होती है और ये रथ यात्रा मुजफ्फरपुर, देवरिया, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी 30 अक्टूबर को। तो मुलायम सिंह ने तैयारी कर रखी थी। अब उसके मन में क्या था ये तो आज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसने सोचा होगा गिरफ्तार कर लेंगे,
लेकिन जब लालू यादव ने गिरफ्तार करा तो उसके सामने चैंपियनशिप की एक लंबी लकीर खींचने की कंपटीशन आ गई। उसे लगा कि लालू यादव तो चैंपियन बन गया, अब उससे बड़ा चैंपियन हम कैसे बन सकते हैं। तो शायद उसने सोचा होगा कि उसने गिरफ्तार करा, अगर हमने गोली चला दी तो उससे बड़े चैंपियन बन सकते हैं। आप देखोगे लालू प्रसाद का जो परिवार है वो आज भी वैसे ही राम मंदिर के नाम पे कहता है यहाँ पे दवाई नहीं मिलती, तो क्या मस्जिदों में दवाई मिलती है? और वो जो चर्च में जाता है वहां पे दवाइयाँ मिलती है? कहाँ पे दवाइयाँ मिलती? मुस्लिम और क्रिश्चियंस के हमलों के पहले मंदिर हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी के हेड हुआ करते थे। मगर ये नौवीं फेल लोगों को ये चीज़ें कैसे पता हो सकती है? एक नौवीं फेल आदमी को इतिहास के बारे में ऐसी जानकारी हो, ये भी गलत है। और मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह के साथ मिलकर इसने जो खेल करा था, इसके साथ एक भुल्लर भी था सीआईएसएफ का। हमने भुल्लर की फोटो सर्च करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भुल्लर की फोटो मिली नहीं। तो भुल्लर था जिसने इसको कहा था कि वो कंट्रोल कर सकता है, और भुल्लर खुद AK-47 से फायरिंग कर रहा था। बाद में भुल्लर के खिलाफ और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 302 के केस में, मर्डर के केस में लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू मरे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो घर जाओ, वापस जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। ये कांग्रेस के प्यादे हैं, जो 24 लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के लड़ रहे थे, हिंदू हैं और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। तो इनकी नैतिक स्टैंडिंग जितनी पेरियार की है उतनी ही इनकी है। ये पैसे लेके अगर राम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो आपके खिलाफ खड़े होने में इन्हें कितना सेकंड लगेगा? तो इनके बारे में डिस्कस करके अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। ये स्लाइड है जो आपको बताएगी कि जो अगला और आखिरी अपराधी है उससे कनेक्ट करने के लिए स्लाइड की जरूरत है। आप देखोगे इस वाली स्लाइड में लिखा है कि गोपाल सिंह विशारद जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, उसने 1950 में कंप्लेंट डाली, और अगली कंप्लेन जो है वो 1963 में है, मार्च 20 1963 को, 1963 मार्च 20, यानी 13 सालों का गैप है। 13 सालों में 3 केस फाइल होती है कोर्ट के अंदर। तो ये जो कोर्ट में लोग बैठे थे वो क्या मेंटली रिटार्डेड थे? उन्हें केस की ग्रेविटी का अंदाजा नहीं था? उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है? या वो मेंटली रिटार्डेड थे? उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो इनके पास कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं रही होगी ना, खाली बैठे थे, कबूतर मारते थे। तो ये जो चिड़ीमार बैठे थे, इन चिड़ीमारों को पता नहीं था कि राम जन्मभूमि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सके तो इनकी IQ कितनी है? क्या किसी ने इनकी IQ टेस्ट करी? तो अगली स्लाइड, अगला अपराधी सुप्रीम कोर्ट। दही हांडी की हाइट कितनी होगी उसके लिए 100 मोटर लेती है। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही हैंड पिक्ड लोग हैं, ये वही गैंग है जिसने 370 पे चू नहीं करा, जिसने 35A पे चू नहीं करा, जो 135 सालों तक कोर्ट में केस चलती रही राम मंदिर के, उसके बारे में चू नहीं करा। कौन से लोग थे? ये किसके लिए काम कर रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये सुप्रीम कोर्ट है या कोई शरीयत कोर्ट है? इन्हें डिसाइड करना होगा इनका नेचर क्या है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे शरीयत फॉलो करते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और इन्हें लाता कौन है? इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये किस प्रोसेस में सेलेक्ट होकर आते हैं? कौन सा एग्जाम देते हैं ये लोग? कहाँ से आ जाते हैं ये? और हमारी जुडिशरी के अंदर बैठ के हमारे ही माथे पे यूरिनेट क्यों करते, पेशाब क्यों करने लगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो के अंदर राम जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर बन रही है वो नागर शैली की मंदिर की क्या खासियत है, और नागर शैली के अंदर ही नॉर्थ इंडिया के अंदर मंदिर क्यों है,